नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी पूर्व ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर हुए बम धमाकों की, इजराइल हमास संघर्ष की ताजा स्थिति की, जापान में टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर हुए हादसे की, रूस यूक्रेन के ताजा हालातों की और सिंगापुर में बिल्लियों पर आए कानूनी बदलाव की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ईरान के किरमान में 2 बम धमाकों में 100 से अधिक की मौत। पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर आयोजित सभा में हुए धमाके। घटना में 150 से अधिक लोग घायल। ईरान ने जिम्मेदार लोगों को कड़ा जवाब देने की कही बात। लेबनान में हमास के उप प्रमुख की हत्या के बाद क्षेत्र में बढ़ा तनाव। सालेह अल अरूरी को ड्रोन हमले में किया गया ढेर। हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल को बताया हाथ। इजराइल का पुष्टि या खंडन से इनकार। यूएन की सभी से संयम की अपील। थमने का नाम नहीं ले रहा इजराइल हमास संघर्ष। गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान जारी। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल जा रहे कंटेनर शिप को निशाना बनाने का किया दावा। अपने 2 बड़े शहरों पर रूसी हमलों के बाद यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई। दक्षिणी रूस के कई इलाकों पर किए मिसाइल हमले। रूसी सेना ने कई यूक्रेनी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का किया दावा। रूस ने पिछले सप्ताह शुरू किए थे यूक्रेन पर नए ताबड़तोड़ हमले। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ब्रिटेन के हजारों डॉक्टरों ने शुरू की हड़ताल। 6 दिनों तक चिकित्सा सेवाएं नहीं देंगे डॉक्टर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के 75 वर्ष के इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन से मरीज चिंतित। 1 साल से कम अवधि में डॉक्टरों की 7वीं हड़ताल। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। पूर्व ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर हो रहे समारोह में हुए बम धमाकों में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 140 से अधिक जख्मी हुए हैं। दक्षिणी ईरान के किरमान शहर में सुलेमानी के मकबरे के पास ये धमाके हुए हैं। साथ ही कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। क्या है ताजा स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर एकत्र भीड़ में 2 बम धमाकों से अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। ये लोग दक्षिणी ईरान के किरमान शहर में सुलेमानी के मकबरे के पास जमा हुए थे, जहां ये धमाके हुए। धमाकों में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 140 से अधिक घायल बताए गए हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसियों के अनुसार बहुत से घायलों की हालत नाजुक है और मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहला धमाका शाम 3 बजे के आसपास सुलेमानी की कब्र से लगभग 700 मीटर दूर हुआ। इसके 10 ही मिनट बाद सुलेमानी की कब्र से लगभग 1 किलोमीटर दूर दूसरा धमाका हुआ। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार विस्फोटक 2 सूटकेसों में लाया गया था, जिनमें रिमोट से धमाका किया गया। दूसरे धमाके में ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के 3 कर्मी भी मारे गए, जो पहले हमले के बाद बचाव कार्य में लगे थे। जिस समय धमाके हुए तब वहाँ हजारों लोग इकट्ठा थे। धमाकों के बाद मची भगदड़ में भी कई लोग घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहला धमाका ज्यादा जोरदार था। इस घटना के तुरंत बाद घायलों को निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल पर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड का कोई बड़ा अधिकारी नहीं था। ये स्पष्टीकरण ऐसी अटकलों के बाद आया कि घटनास्थल पर इसके कई बड़े कमांडर मौजूद रहे होंगे। ईरान सरकार ने इस कदम के जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने की बात कही है। ईरान के गृह मंत्री अहमद वहीदी ने कहा कि इस घटना में जो भी शामिल है उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमलों का निशाना आम लोग बने हैं। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस गंभीर अपराध के सरगनों और अपराधियों को निसंदेह दंडित किया जाएगा। ईरानी सुरक्षा बलों का कहना है कि घटनास्थल को सुरक्षित कर दिया गया है और हालात नियंत्रण में हैं।
किरमान में सिलसिलेवार धमाके बेहद अहम आयोजन में हुए हैं। कासिम सुलेमानी ईरान के प्रभावशाली सैन्य कमांडर माने जाते थे। वो अल-कुद्स फोर्स के कमांडर थे। 3 जनवरी 2020 को उनकी बगदाद में एक हवाई हमले में मौत हो गई थी। अमेरिका ने इस हवाई हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस कार्रवाई में एक इराकी सैन्य दल के शीर्ष कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस भी मारे गए थे। और इजराइल की सेना ने लेबनान के अंदर ड्रोन हमला करके हमास के वरिष्ठ नेता सालेह अल अरोरी की हत्या कर दी। इससे पहले इजराइल की सरकार ने धमकी दी थी कि दुनिया के हर कोने में जहां इजराइल पर हमले करने वाले हमास आतंकी छिपे हैं, उनका खात्मा करके ही वो दम लेगा। यही नहीं, इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को भी पहली बार पूरी दुनिया में तैनात किया हुआ है। क्या है इसके मायने? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लेबनान की राजधानी में हमास के उप प्रमुख की मौत ने क्षेत्र में जबरदस्त तनाव पैदा कर दिया है। सालेह अल अरूरी की मौत बैरूत के दक्षिण में हुए एक ड्रोन हमले में हुई। अरूरी के साथ कई अन्य लोग भी मारे गए, जिनमें हमास के कुछ सैन्य कमांडर शामिल हैं। लेबनान, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान ने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया है, जबकि इजराइल ने इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है। हमले में ढेर अरूरी को हमास प्रमुख इस्माइल हानिया का करीबी माना जाता था। अरूरी को हमास की सशस्त्र ब्रिगेड का भी प्रमुख हिस्सा समझा जाता था। ड्रोन हमले में अपने उप प्रमुख की मौत से बौखलाए हमास ने इजराइल को परिणामों की धमकी दी है। लेबनानी भूमि पर शेख सालेह अल अरूरी और उनके साथियों की हत्या लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन है। ये हमारे खिलाफ इजराइल की शत्रुता को दिखाने वाली कार्रवाई है। इसके नतीजों के लिए वो जिम्मेदार होंगे। ड्रोन हमले में अरूरी की मौत की खबर फैलते ही पश्चिमी तट में विरोध प्रदर्शन देखे गए। लोग मंगलवार को रात में ही सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। रमल्ला में भी विरोध प्रदर्शन देखे गए। सैकड़ों फलस्तीनियों ने सड़कों पर उतरकर अरूरी के गृहनगर अरोरा की तरफ मार्च किया। उन्होंने फलस्तीनी झंडे पकड़े हुए थे और वो नारे लगा रहे थे। मंगलवार रात के विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार को पश्चिमी तट में हड़ताल रही। इस दौरान दुकानें और सार्वजनिक संस्थान बंद रहे। लोगों को इस घटना के बाद टकराव बढ़ने की आशंका दिखाई दे रही है। अरूरी की प्रमुखता को देखते हुए इस घटना के बाद गाजा पट्टी, फिलिस्तीन और अरब दुनिया में यहूदियों और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ेगा। भले ही इजराइल ने ड्रोन हमले में हाथ होने की पुष्टि या खंडन न किया हो, परंतु लेबनान का ईरान समर्थित शिया समूह हिजबुल्लाह इसके पीछे इजराइल का ही हाथ बताकर जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। उधर इजराइल के सैन्य प्रवक्ता से जब इस ड्रोन हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हाँ या नहीं में जवाब देने के बजाय हमास के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखने की बात कही। मैं वही कहूँगा जो हमने वक्तव्य में कहा है। मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा कि यहाँ क्या कहा जा रहा है या फिर यहाँ कोई क्या कह रहा है। हमारा पूरा ध्यान हमास के खिलाफ लड़ाई पर है। हमारा शुरू से इस पर ध्यान है और लगातार रहेगा। बैरूत में हुए ड्रोन हमले के बाद इजराइल लेबनान सीमा पर पहले से ही चला आ रहा तनाव और बढ़ सकता है। वैसे भी सालेह अल अरूरी को हमास और हिजबुल्लाह के बीच अहम कड़ी माना जाता था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच टकराव बढ़ सकता है। फ्रांस सहित कई देशों ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। लेबनान सरकार भी हिजबुल्लाह से जवाबी कार्रवाई न करने को कह रही है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने भी इन हालात को चिंताजनक बताया है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और नाजुक स्थिति को देखते हुए हम सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं। जल्दबाजी में कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हिंसा और फैल जाए। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के भीषण आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। अब तक इस टकराव में हमास के कई बड़े सरगना ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें सालेह अल अरूरी को सबसे बड़ा नाम माना जा रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अब ये संघर्ष क्या मोड़ लेता है। और जापान के लोगों के लिए नया साल एक के बाद एक हादसे साथ लाया। एक तरफ जहां नए साल के पहले दिन जापान में 7.6 तीव्रता के तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहीं साल के दूसरे दिन जापान की राजधानी टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर एक यात्री विमान दूसरे तटरक्षक विमान से टकराकर दुर्घटना का शिकार हुआ। अब इस घटना की जांच तेज हो गई है। मंगलवार को टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे के रनवे पर एक छोटे तटरक्षक विमान के साथ टक्कर के बाद जापान एयरलाइंस के एक विमान में आग लग गई थी।
जापान एयरलाइंस के विमान में सवार सभी 379 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को निकाल लिया गया था, लेकिन तटरक्षक विमान में सवार 6 लोगों में से 5 की मौत हो गई और विमान के कप्तान घायल हो गए थे। दुर्घटना में पेशेवर लापरवाही शामिल हो सकती है, जिसके कारण अब जापानी अधिकारियों ने विमानों के बीच भीषण टक्कर का कारण निर्धारित करने के लिए बुधवार को हनेडा हवाई अड्डे पर विमान के जले हुए मलबे का निरीक्षण करना शुरू किया। क्योदो समाचार एजेंसी ने बताया कि विभिन्न पक्षों द्वारा इसकी जांच चल रही है और जापान सुरक्षा परिवहन बोर्ड ने तटरक्षक विमान से वॉइस रिकॉर्डर बरामद किया है। तटरक्षक विमान का फ्लाइट रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है। बरामदगी से मेरा तात्पर्य है कि विमान में मौजूद वास्तविक उपकरण आखिरकार अब हाथ में है। अब हम इसे कार्यालय में वापस लाएंगे और हम ये देखने के लिए जांच करेंगे कि क्या हम इससे डेटा निकाल सकते हैं या नहीं। ऐसा हमेशा नहीं होता है 100% संभव हो, इसलिए अब हमारा काम यह देखना है कि क्या इसमें कोई डेटा है जिसका उपयोग किया जा सकता है। विमान के यात्रियों के लिए हादसा मौत के करीब जाकर वापस आने जैसा है। लोग इस हादसे से सुरक्षित बच जाने को एक चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। हम सभी के विमान से उतरने के लगभग 10 मिनट के बाद मैंने एक विस्फोट सुना। अगर हम थोड़ी भी देर से निकलते तो हम मुसीबत में पड़ जाते। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक चमत्कार था। अगर हमें निकलने में देरी होती तो हम जिंदा नहीं बचते। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा मैं अब हवाई जहाज़ पर कभी सफ़र नहीं करना चाहता। उधर कई विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटना मानवीय चूक का नतीजा हो सकती है। विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि रनवे पर एक साथ 2 विमानों की अनुमति क्यों दी गई। उनका कहना है कि आमतौर पर एक समय में केवल एक विमान को रनवे में प्रवेश करने की अनुमति होती है। फिर भी जापान एयरलाइन के विमान और जापान कोस्ट गार्ड के विमान को अनुमति दे दी गई। ये दोनों विमान रनवे पर आए, जिनकी वजह से ये दुर्घटना हुई। हमें हैरानी है कि जब जापान कोस्ट गार्ड का विमान रनवे पर था तो एक और विमान को लैंडिंग की अनुमति कैसे दी गई। मुझे लगता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जापान कोस्ट गार्ड विमान के बीच संचार में गड़बड़ी हुई है, या फिर विमान के पायलट ने संदेश को नहीं समझा होगा। जापान भूकंप के बाद राहत कार्यों में लगा है। जापानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे से जापान के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जारी सहायता व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय विभिन्न मंत्रालय एक साथ काम कर रहे हैं और विभिन्न मार्गों को सुरक्षित कर लिया गया है। मेरा मानना है कि हनेडा हवाई अड्डे पर हुई दुर्घटना का भूकंप से प्रभावित सहायता वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। गौरतलब है कि विमान दुर्घटना के कारण हनेडा हवाई अड्डे पर 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें ज्यादातर घरेलू उड़ानें हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार शाम की घटना के कारण हवाई अड्डे को देर रात तक कई घंटों के लिए सभी रनवे बंद करने पड़े। इसके कारण हानेडा से आने जाने वाली 226 उड़ानें रद्द कर दी गईं। इससे 40,000 से अधिक यात्री प्रभावित हुए। अब बात करते हैं यूरोप की। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर नए ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। यूक्रेन ने दक्षिणी रूस के कई इलाकों पर मिसाइल हमले किए हैं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेनी सेना ने बेल्गोरोड शहर को निशाना बनाया। तटीय शहर सेवोस्तोपोल पर यूक्रेनी मिसाइलों ने हमले भी किए। हालांकि रूसी अधिकारियों ने दावा किया है कि यूक्रेन की कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू किए थे। इनमें कई लोगों की मौत हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है और इस बीच यूरोपीय संघ ने दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादक कंपनी रूस के अलरोसा को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। अलरोसा के सीईओ पावेल अलेक्सेविच मारिनिचेव को भी प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि यूरोपीय संघ का ये प्रतिबंध G7 देशों के समन्वय से किया गया है, जिसने दिसंबर में इस तरह के प्रतिबंध की घोषणा की थी।
और ब्रिटेन के हजारों डॉक्टर अपने वेतन में इजाफे की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा से जुड़े इन हजारों डॉक्टरों की मांग है कि उनके वेतन में इजाफा किया जाए। अपनी मांगों को माने जाने का दबाव बनाने के लिए ये डॉक्टर 6 दिन काम पर नहीं जाएंगे। इस हड़ताल को ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के 75 वर्ष के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। इससे मरीजों और उनके परिजनों में जबरदस्त चिंता देखी जा रही है। सरकार के साथ हुई वार्ता में दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए थे। सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव रखा, लेकिन डॉक्टर उससे अधिक वृद्धि पर अड़े हैं। ध्यान रहे कि पिछले साल मार्च से अब तक जूनियर डॉक्टर कई बार हड़ताल कर चुके हैं। इस बार उनकी ये 7वीं हड़ताल है। और यूरोप के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। फ्रांस और जर्मनी में हालात ज्यादा खराब हैं। जर्मन मौसम विभाग ने लगातार बारिश और जलस्तर बढ़ने के खतरे की चेतावनी दी है। वहीं फ्रांस में 10 विभाग बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। जर्मनी में सैक्सोनी एनहाल्ट, थुरिंगिया और लोअर सैक्सोनी क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित है। ओल्डेनबर्ग में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहां हंट नदी की बाढ़ से शहर के कुछ हिस्सों में खतरा है। दोनों देशों ने यूरोपीय संघ के नागरिक सुरक्षा तंत्र के माध्यम से सहायता का अनुरोध किया है, जिसने तुरंत आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई है। उत्तरी फ्रांस के कई हिस्सों में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने और बारिश की आशंका जताई है। इसके लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द लौटते हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब दुनिया का दिल। सिंगापुर में बिल्ली पालने को लेकर कानून में बदलाव किया गया है। इस बदलाव की वजह से उन लोगों के जीवन में खुशहाली आ गई है जो लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। दरअसल पहले सिंगापुर में बिल्ली पालने पर 34 साल से पाबंदी लगी थी, जिसमें कानून के मुताबिक सरकार द्वारा बनवाई गई हाउसिंग सोसाइटी में बिल्ली पालने पर न सिर्फ भारी जुर्माना होता था, बल्कि बिल्ली भी छिन जाती थी। ऐसे में इस फैसले के बाद बिल्लियों को छुपाकर पालते आए लोग चैन की सांस ले रहे हैं। सिंगापुर की इन ऊंची ऊंची हाउसिंग सोसाइटियों में छुपाकर पाली जा रही बहुत सी बिल्लियों के लिए अब खुलकर जीने का समय आ गया है। सरकार द्वारा निर्मित आवासीय भवनों में बिल्ली पालने पर 34 साल से लगी पाबंदी हटने जा रही है। बिल्लियों से प्रेम करने वाले कितने ही लोग जो अब तक अपने घरों में बिल्लियों को छुपाकर पालते आए हैं,
चैन की सांस ले रहे हैं। अब उनकी बिल्लियां खुले में घूम सकेंगी। अब तक के कानून के मुताबिक सरकार द्वारा बनवाई गई हाउसिंग सोसाइटियों में बिल्ली पालने पर न सिर्फ भारी जुर्माना होता था, बल्कि बिल्ली भी छिन जाती थी। वैसे ये प्रावधान बहुत कड़ाई से लागू नहीं था, फिर भी डर तो हमेशा बना ही रहता था। कानून भले ही बहुत सख्ती से लागू ना हो, लेकिन कानून तो था। हमें पता था पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी, इसलिए हम हमेशा ध्यान रखते थे कि बिल्लियां बाहर न जाने पाए। घरों में बिल्ली पालने पर पाबंदी का दायरा कितना व्यापक था, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि सिंगापुर के हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड HDB द्वारा बनाए गए आवासों पर यह नियम लागू था। सिंगापुर में 80% लोग इन्हीं आवासों में रहते हैं। शुरू में इन आवासों में बिल्लियों को रखने पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन 1989 में आवासन कानून में संशोधन ने सब बदल दिया। बिल्ली रखने पर पाबंदी के पीछे HDB का तर्क है कि बिल्लियों को घर के अंदर रोक कर रखना मुश्किल है। बिल्लियों पर प्रतिबंध के लिए जो अन्य तर्क सामने रखे गए, उनमें बिल्लियों का बाल झाड़ना, कहीं भी गंदगी कर देना और शोर मचाना शामिल है। हमारे यहाँ 80% लोग HDB फ्लैट्स में रहते हैं। मतलब ये हुआ कि बिल्लियां पालने वालों की अधिकतर संख्या भी इन्हीं में निवास करती होगी। इस वजह से इन लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ता था। इन्हें बिल्लियों को अंदर रखना होता था। बिल्लियों को रखने की अनुमति से जुड़े नियम जल्दी ही लागू होंगे। वैसे इन नियमों में सीमित संख्या में ही बिल्लियां पालने की इजाजत दी जाएगी। HDB फ्लैट्स में रहने वाले परिवारों को 2 से ज्यादा बिल्लियां रखने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उन्हें अनुमति पत्र और कुछ अन्य खानापूर्ति भी करनी पड़ेगी। बिल्लियां पालने वालों को अपनी खिड़कियों में जालियां लगवानी होंगी ताकि बिल्लियां उनसे गिर न जाएं। वैसे इन नियमों में कुछ बिंदुओं को लेकर अभी पूरी जानकारी न होने से लोग उलझन में हैं। अब तक इतनी ही जानकारी है कि उन बिल्लियों को पालते रहने की अनुमति होगी जो पहले से हमारे पास है। उसके बाद का क्या? अगर मुझे एक बिल्ली मिले जिसे मदद की ज़रूरत हो और उसे मुझे लाना पड़े, तो क्या उसकी अनुमति होगी? क्या उस मामले में अधिकतम बिल्लियां वाला नियम नहीं लगेगा? अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सिंगापुर सरकार ने प्रतिबंध हटाने का फैसला क्यों किया। वैसे इसके लिए आवाज उठ रही थी। 2022 में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि 10 में से 9 लोगों ने HDB फ्लैट्स में पालने की अनुमति देने के लिए बिल्लियों को उपयुक्त माना था। दिलचस्प बात यह है कि कुत्तों को लेकर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। हालांकि ये नियम जरूर था कि एक घर में एक ही कुत्ता हो। लोगों का कहना था कि बिल्लियां कुत्तों की तुलना में ज्यादा शांत जानवर हैं, इसलिए उनको तो रखने की अनुमति होनी ही चाहिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आजकल विज्ञान की दुनिया में हर रोज कुछ नया सामने आ रहा है। कुछ नया करने की राह में अब ह्यूमनाइड रोबोट नादिया भी शामिल हो गई है। दरअसल फ्लोरिडा में शोधकर्ताओं ने नादिया में कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं, जिसका परीक्षण वो बॉक्सिंग रिंग में नादिया को एक मानव प्रतिद्वंदी से सामना करवाकर कर रहे हैं।
बॉक्सिंग रिंग में दो लोगों को भिड़ते हुए तो हम सभी ने देखा ही होगा, पर उस बॉक्सिंग रिंग में एक रोबोट से भिड़ना अभी भी विज्ञान के दायरे से बाहर है। लेकिन फ्लोरिडा के पेंसाकोला में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन एंड मशीन कॉग्निशन के शोधकर्ताओं का मानना है कि यह उनके ह्यूमनाइड रोबोट नादिया का परीक्षण करने का सबसे सही तरीका है। नादिया एक ह्यूमनाइड रोबोट है जिसका नाम प्रसिद्ध रोमानिया जिम्नास्ट नादिया कोमनेसी के नाम पर रखा गया है। IHMC रोबोटिक्स लैब ने बोर्डवॉक रोबोटिक्स के सहयोग से हाल में नादिया को एक मानव प्रतिद्वंद्वी के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस मैच करवा के रोबोट की शक्ति का प्रदर्शन किया। हमने हाल ही में अपने ह्यूमनाइड रोबोट नादिया पर कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं और हमने सोचा है कि रोबोट बॉक्सिंग के अलावा उनका परीक्षण करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तकनीकी रूप से फाइट के दौरान नादिया के एक साथी वैज्ञानिक के जरिए निर्देश किया जाता है। हालांकि ग्रिफिन का मानना है कि नादिया जैसे रोबोटों का उपयोग इंडोर स्पेसेस को नेविगेट करने के लिए किया जा सकता है, जो सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने और मलबे में काम करने जैसी चुनौतियों के प्रति मानव अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। इस पूरी प्रक्रिया में रोबो बॉक्सिंग शोधकर्ताओं का अंतिम लक्ष्य नहीं है। ग्रिफिन का मानना है कि नादिया का मुक्का कहीं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।